Good morning. Let's start our new chapter, that is When People Rebel, 1857 and after. 1857 When People Rebel. जब जनता बगावत करती है, और कब किया था उन्होंने? 1857 और उसके बाद. That policies and the people. The first topic, that is policies and the people. In the previous chapter, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. आपने previous chapter में देखा था कि ये जो पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लोग आपने पॉलिसीज देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसके इफ़ेक्ट देखे थे कि डिफरेंट पीपल पे उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है. एंड किंग्स, क्वींस, पीसेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were also affected in different way. ये सब भी affect हुए थे उन policies से, लेकिन in different ways में. And you have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. एंड गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट. आप ये भी देख चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं, आपने ये भी देखा है कि हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शन. हाउ पीपल रेजिस्ट जो पॉलिसीज़ और जो एक्शंस हैं वो पीपल के हित में नहीं होती. ठीक है, वो पीपल के इंटरेस्ट में नहीं होती, उनके अगेंस्ट में होती है. और वो लोग मतलब जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, हाउ पीपल रेजिस्ट, पीपल के सारी पॉलिसीज़ उनके अगेंस्ट, सारे एक्शंस उनके अगेंस्ट में होते हैं जो उनको इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाते हैं. और इसीलिए वो लोग इसके लिए क्या करते हैं? अगेंस्ट जाते हैं, उसका विद्रोह करते हैं. फिगर 1 में लिखा है सिपोइस एंड पीसेंट्स. Sipahi and peasants gathered forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटा रहे हैं. यहाँ पे वो लोग रिवॉल्ट के लिए ताकत जुटा रहे हैं. ये रिवॉल्ट 1857 में नॉर्थ इंडिया के मैदानों में फैल गया था. ठीक है, ये जो रिवॉल्ट था ये 1857 के प्लेन्स में फैल गया था, या आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में ये विरोध फैल गया था. एंड दैट नवाब लूज देयर पावर. नवाब्स आर फर्स्ट टॉपिक अंडर दैट पॉलिसीज एंड द पीपल. नवाब लूज देयर पावर. दैट नवाबों की पावर, नवाब की पावर छिनती जा रही थी. एंड सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड. और 18th century के मिड 18th century में क्या हुआ था? नवाब और राजा उनके जो पावर थे वो छीनने लगी थी, उनके पावर छीनने लगे थे, उनकी ताकत कम होने लगी थी, उसको लोग मतलब छीन रहे थे. एंड दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. और दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. उन्होंने क्या किया? उनकी ग्रेजुअली उनकी सत्ता और उनकी अथॉरिटी और जो उनका ऑनर था दोनों ख़त्म होते जा रहे थे. उनकी जो अथॉरिटी थी और जो ऑनर था, अथॉरिटी मतलब सत्ता थी,
और ऑनर मतलब जो सम्मान था वो ग्रेजुअली लॉस्ट होती जा रही थी। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स। Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. और अगर आप देखें तो उन दोनों की अथॉरिटी और पावर तो मतलब ऑनर ख़त्म होता जा रहा था नवाबों का, राजा का। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे, तैनात। मतलब रेसिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी को, रेसिडेंट को बहुत सारे दफ्तरों में, कोर्ट्स में रेसिडेंट को तैनात कर दिया गया था। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। अब उसके बाद जब रेसिडेंट को आप तैनात कर रहे हो तो जो आपके फ्रीडम्स थे वो क्या हो गए थे, उनको द रेसिडेंट्स के फ्रीडम, जो रूलर्स के फ्रीडम से वो कम हो गए, वो रिड्यूस हो गए। देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड, और उनकी जो आर्म फोर्सेस थी वो भंग कर दी गई। एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरी टेकन अवे बाय स्टेजेस, और उनके जो रेवेन्यूज थे और जो टेरिटरीज थे एक एक करके छीने जा रहे थे, एक एक करके छीने जा रहे थे। ये सब कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नवाब और राजा हैड सीन देयर पावर एरोड, उनके पावर को क्या किया गया, उनके पावर को छीन लिया गया। फिर दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, फिर दे हैड ग्रेजुअली, उनका क्या था कि मतलब अथॉरिटी और ऑनर उनसे छीनती जा रही थी। एंड रेसिडेंट हैड बीन स्टेशनड इन, रेसिडेंट्स को बहुत सारे कोर्ट्स में तैनात कर दिया गया, और फ्रीडम रूलर्स के रिड्यूस हो गए, और देयर आर्म फोर्सेस डिसबैंडेड मतलब बंद कर दी गई, भंग कर दी गई। एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेचर्स, उनके जो रेवेन्यू थे और जो स्टेचर्स थे वो उनसे छीनते जा रहे थे, वो उनसे क्या होते जा रहे थे, छीनते जा रहे थे। एंड many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest, और बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज थी, बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज ने अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। ठीक है, मतलब बहुत सारी फैमिली ने ट्राई किया, मतलब नेगोशिएट करने का, बातचीत करने की कंपनी से कि वो उनके इंटरेस्ट, उनके हितों के बारे में भी सोचे, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी सोचे और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ले रहे, दैट इज लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। आपने लक्ष्मीबाई के बारे में भी पढ़ा है, और लक्ष्मीबाई फ्रॉम ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई wanted the king, वो चाहती थी कि कंपनी, wanted the company to recognize her, चाहती थी कि कंपनी उनके पति के डेथ के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ठीक है, उन्होंने कंपनी से बात करने की कोशिश की थी, नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कोशिश की थी कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या बोलते हैं, वो चाहती थी कि कंपनी रेगनाइज करे, कंपनी उनके जो एडॉप्टेड बेटे को हायर मान ले, मतलब उसका उत्तराधिकारी मान ले, कि उसके पापा की डेथ के बाद या राजा की डेथ के बाद। नाना साहब, द एडॉप्टेड सन ऑफ जो नाना साहब थे, जो नाना साहब थे वो किसके एडॉप्टेड सन थे, वो किसके बेटे थे, दैट इज वो एडॉप्टेड बेटे थे पेशवा बाजीराव के, वो एडॉप्टेड बेटे थे पेशवा बाजीराव के। एंड इफ प्लीडेड दैट, नहीं, पेशवा बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड बेटे थे, और प्लीडेड दैट, उन्होंने प्लीड किया था कि
he be given his father's pension when the latter died. और उन्होंने कंपनी से कहा था कि जो उनके पापा को पेंशन मिलती थी उनके मरने के बाद उन्हें मिलने लगे। उन्होंने कंपनी से कहा था कि जब तक उनके पापा लाइव हैं तब जो उनको पेंशन मिल रही है, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वही पेंशन फिर मुझे प्रोवाइड की जाए, वही पेंशन फिर मुझे प्रोवाइड की जाए। और that however the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas। और उसके बाद से क्या हुआ, अपनी सुपेरिटी, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में जो झूठ कंपनी थी उसने इन सब की प्लीज को ठुकरा दिया, इन सब के निवेदनों को बिल्कुल ठुकरा दिया। एंड अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी annexed। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। ठीक है, अवध मतलब लास्ट टेरिटरी थी जिस पे अंग्रेज़ों को कब्जा करना था, सबसे लास्ट थी। एंड 1801 सबसे लास्ट में अवध पर ही कब्जा हुआ था। और इन 1801 सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध। और उसके बाद अवध में भी एक सब्सिडरी अलायंस थोप दिया गया था 1801 में। एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। 1801 में सब्सिडरी अलायंस उसमें थोप दिया गया और 1806 में वो चीज़ अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध, वो और अलायंस को वापस ले लिया गया, अलायंस को वापस ले लिया गया। एंड गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration। जो गवर्नर जनरल डलहौजी थे उन्होंने डिक्लेयर किया द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न, मतलब ये जो टेरिटरी है इसमें क्या हो रहा है, मिसगवर्न हो रहा है, वहाँ की रियासतें अच्छे से संभाली नहीं जा रही और ब्रिटिश रूल नीडेड टू इंश्योर, और जो ब्रिटिश रूल है वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल था क्या होता, जो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि जो रियासत का जो शासन है ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और उन्होंने यही कहा था कि जो टेरिटरी है वो मिसगवर्न है, उन्हें अच्छे से शासन नहीं चलाया जा रहा है और इसीलिए ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या कहा, ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमें अपना मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि इसीलिए हमें इसको क्या बोलते हैं, जो टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ब्रिटिशर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से काम करना पड़ेगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन से काम करना पड़ेगा। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। और कंपनी ने मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए भी पूरी योजना, पूरी प्लानिंग कर ली थी। एंड द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। और जो
क्या हुआ था, जो नेम ऑफ दी, जो मुगल किंग का जो नाम था उसको भी उस कॉइन से जो मिंट किया जाता था, उस कॉइन पे जो छापा जाता था उनका नाम, उसको भी ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने क्या किया था, उनका नाम हटा दिया था। उन सिक्के पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। एंड 18 उनका नाम उस सिक्के से हटा दिया गया था। और इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. और क्या हुआ था, 1849 जब गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर, आफ्टर दी डेथ ऑफ दी बहादुर शाह जफर, बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, जैसे ही डेथ होती है बहादुर शाह जफर की, तो उसकी फैमिली को, फैमिली ऑफ द किंग, उस राजा की फैमिली को कहीं रेड फोर्ट से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, या दिल्ली में कोई प्लेस उन्हें, अनदर प्लेस प्रोवाइड कर दी जाएगी रहने के लिए, अनदर प्लेस उन्हें दे दी जाएगी रहने के लिए। एंड दैट in Shah Zafar would be the last Mughal king। ठीक है, जो शाह जफर थे, नहीं, in 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal emperor king, and after his death those of his descendants would be recognized as king, as they would just be called princes, and they would just be called princess। and क्या हुआ था कि इन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने फैसला लिया कि जो बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुगल किंग होंगे। एंड उनकी आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनकी मौत के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उनकी मौत के बाद उनमें से किसी डिसेंडेंट्स को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, और उनको क्या नाम दिया जाएगा, प्रिंस का नाम दिया जाएगा। किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी, राजकुमारों के रूप में ही उन्हें सिर्फ मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग दैट इज द पीसेंट्स एंड द सिपाही। The peasants and the sipahi. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. गांव में, countryside means गांव में किसान और जो जमींदार थे वो भारी भरकम लगान और कर वसूली के जो गांव साइड में पीसेंट्स, जो किसान और जो जमींदार थे, रिसेंटेड दी हाई टैक्सेस, वो हाई टैक्सेस से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, और रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, और वो हाई टैक्सेस से, हाई लगान थे, और जो टैक्सेस वसूली के लिए तौर तरीके थे, जो रिजिड मेथड थे रेवेन्यू कलेक्शन के, उससे पीसेंट्स और जमींदार बहुत ज़्यादा परेशान थे। और मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर, और जो बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। ठीक है, मैनी फेल टू पे टैक्स लोन, जो उन्होंने मनी लेंडर से जो उन्होंने लोन लिया था वो उनको मतलब फेल हो जा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टेंटेड फॉर जनरेशन,
और उसके बाद क्या उन्हें होता है कि उन्हें ग्रेजुअली लॉस करना पड़ता है अपने लैंड को, ठीक है, ग्रेजुअली। तो उन्हें उनके लैंड्स को वो कौन मनी लेंडर्स ले लेते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, जो उनकी सबसे पुरानी लैंड्स भी रहती थी, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, वो ले लेते थे। एंड देन क्योंकि वो क्या होता था, वो लोन लेते थे मनी लेंडर से, और मनी लेंडर से लोन लेने के बाद पीसेंट फेल हो जाते थे उसको देने में। तो उसके बाद से क्या होता था कि जो मनी लेंडर थे वो उनके मनी लेंडर्स उनके लैंड को छीन लिया करते थे उनसे, उनके लैंड जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है उनके लैंड, वो उनको ले लिया करते थे, एंसेस्टर्स लैंड। And the Indian Sipahis in the employ of the company also held reasons for discontent. और क्या हुआ था, जो इंडियन सिपाही थे, that the Indian सिपाही कंपनी के तहत काम करने वाले जो इंडियन सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। क्या होता, जो इंडियन सिपाही थे जो कंपनी के अंडर में काम करते थे, उनके कुछ अपने रीजंस थे, हैज़ ऑल्सो रीजन फॉर डिसकंटेंट, उनके कुछ अपनी मतलब डिसकंटेंट मतलब असंतोष की अपनी कुछ चीज़ें थी, अपनी वजह थी। एंड दे वर अनहैप्पी, क्या वजह थी उनकी, दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, वो अनहैप्पी थे अपनी पे को लेकर, ठीक है, वो अपनी इनकम को लेकर अनहैप्पी थे। सेकेंड, अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो अलाउंस थी और कंडीशन है सर्विस की, उसको लेकर भी वो लोग काफ़ी परेशान थे। एंड वो लोग दो चीज़ों से परेशान थे, अपनी सैलरी को लेकर जो कि बहुत कम थी, फिर अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एंड some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs. Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their reason and caste? Like some of the new rules, कुछ न्यू रूल्स थे, कुछ न्यू रूल्स बनाए गए थे, दैट इज मोर एवर वॉयलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ, और कई नए रूल्स बनाए गए, और ये जो नए रूल्स थे वो हमारे रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ को ठेस पहुंचाते थे, ठीक है, वॉयलेट करते थे, मतलब उन्हें ठेस पहुंचाते थे, वॉयलेट किया जाता था हमारे रिलीजियस भावनाओं को, और हमारी मतलब रिलीजियस भावनाओं और आस्थाओं को वो लोग ठेस पहुंचाते थे। Did you know that in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their reason and caste? और मतलब क्या था कि did you know, क्या आपको ये पता है कि दैट टाइम क्या होता था, कई लोग कंट्री के ये विश्वास बिलीव करते थे कि अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया तो द सिपाही वर टोल्ड टू अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया तो वो अपना रिलीजन और कास्ट को खो बैठेंगे, ठीक है, वो अपने रिलीजन और कास्ट को क्या कर बैठेंगे, खो बैठेंगे समुद्र को अगर उन्होंने क्रॉस किया। एंड कई लोग ये जानते भी नहीं थे समुद्र पार करना, लेकिन बिलीव किया जाता था अगर आपने समुद्र को पार किया तो आप अपने रिलीजियस और कास्ट को खो बैठेंगे, आप अपने रिलीजियस और कास्ट को खो बैठेंगे। एंड दैट इज so when in 1824 the Sipahis were told to go to Burma by the sea route,
to fight for the company. They refused to follow the order, so they agreed to go by the land route. अब क्या हुआ था कि they refused क्या होता 1854 में सिपाहियों को बोला गया तो बर्मा जाने के लिए, बर्मा चलने के लिए 1854 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। 1854 में क्या हुआ था, सिपाहियों को कंपनी की ओर से युद्ध लड़ने के लिए बर्मा जाना था, समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था। ठीक है, सिपाहियों को कहा गया था कि हमें बर्मा चलना है, वो भी समुद्र के रास्ते। ठीक है, और लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है, किसके पक्ष में, कंपनी के। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, तो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट। और उसके बाद वो लोग एग्री हो गए कि उन्हें मतलब समुद्र के रास्ते जाने में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने से एतराज़ नहीं था। और they were severely punished, and since the issue did not die down, क्या हुआ, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required, and क्या हुआ कि क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मतलब अभी देवर सेवरली पनिश, उन्हें क्या किया गया, उन्हें पनिश्ड किया गया, उन्हें सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें पनिशमेंट दी गई, उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी सिंस द इशू, ये इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इन 1856 को द कंपनी ने एक न्यू लॉ को पास किया, जिसमें था वे स्टेटेड दैट, मतलब ये बताया गया कि एवरी न्यू person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो अब क्या हुआ था कि अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए ये जो इशू था ये ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए 1856 में कंपनी को ये नया रूल बनाना पड़ा। और इस रूल में साफ साफ से लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में, अगर कोई न्यू पर्सन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के तौर पर आता है, तो उसे नौकरी अगर वो कंपनी में करता है तो ज़रूरत पड़ने पे उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। एंड जो भी कंपनी की सेना में एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट होगा उसे ये एग्री करना पड़ेगा कि कभी कभी कंपनी को समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। एंड सिपोय ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। जो सिपाही थे वो गांव की हालत से भी परेशान थे। ठीक है, वो गांव की हालत से भी, जितने भी हमारे सिपाही थे वो परेशान थे। एंड मैनी ऑफ देम वर पीसेंट एंड हैड फैमिली इन द विलेज। और कई लोग किसान थे और क्या बोलते हैं, और हैड फैमिली, और उनकी जो फैमिली थी वो विलेज में रहती थी। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवारों को गांव में छोड़कर चले आए थे, So the anger of the peasant quickly spread among the सिपाही। So जो एंगर था, इसीलिए कहते हैं
द एंगर ऑफ द पीसेंट, जो पीसेंट का गुस्सा था जल्द ही क्या हुआ, सारे सिपाहियों में फैल गया। जो पीसेंट का गुस्सा था वो जल्द ही सारे सिपाहियों में क्या हुआ, फैल गया, सारे सिपाहियों में वो फैल गया। एंड रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, सुधारों पर प्रतिक्रिया। The British believed that Indian society had to be reformed. ब्रिटिश बिलीव करते हैं कि जो इंडियन ब्रिटिशर्स बिलीव करते हैं कि दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। मतलब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि इंडिया की सोसाइटी में उन्हें सुधार लाने की ज़रूरत है। ब्रिटिश इसको विश्वास के साथ कहते हैं। एंड लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो। और फिर लॉज भी पास किए गए, वहाँ पे क्या हुआ, लॉज पास किए गए और कहा ये जो सती प्रथा है, ये जो सती प्रथा है उसको तो बंद किया जाए, मतलब स्टॉप करने के लिए लॉज पास किए गए कि सती प्रथा को बंद किया जाए और एनकरेज किया जाए रीमैरिजेस को। और वो जो विडो है मतलब एनकरेज किया जाए रीमैरिज, और रीमैरिज की जो विडोज हैं, जो विधवाएं, उनकी रीमैरिजेस को एनकरेज किया जाए, इसके लिए लॉ पास किया गया था। और इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, जो इंग्लिश लैंग्वेज है एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाने लगा, इंग्लिश भाषा की शिक्षा को जमकर प्रमोट किया जाने लगा कि लोग इंग्लिश बोलना सीखे स्कूल में। आज after 1830 the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property। अब क्या हुआ, 1830 के बाद कंपनी ने 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ठीक है, 1850 में आफ्टर 1830 द कंपनी ने अलाउ कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज को टू फंक्शन, आप अपने फंक्शन को फ्रीली करिए इन इट्स डोमेन, और इवन मतलब लोगों के लैंड और प्रॉपर्टी को भी नाप कर उसमें से भी लीजिए, लोगों के लैंड और प्रॉपर्टी को जुटाने की भी छूट दे दी, प्रॉपर्टी को भी उसने कलेक्ट करने की बिल्कुल छूट दे दी। एंड कब दिया था, आफ्टर 1830 के बाद कंपनी ने अलाउ कर दिया था क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप लोग अब फंक्शन फ्रीली कर सकते हैं इस डोमेन पे, और इवन आप लैंड को भी कलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी को भी कलेक्ट करिए और मेरे पास लेकर आइए। And in 1850, a new law was passed to make conversion of Christianity easier. To make conversion of Christianity easier. And in 1850, a new law was passed to make conversion to क्रिश्चियनिटी ईजियर, और 1850 में एक न्यू लॉ को पास किया गया और इसमें क्या था कि ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था, जिससे कि क्रिश्चियनिटी को अपनाना बहुत मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना बहुत ईजियर हो गया था। और this law allowed to Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। और इस कानून में क्या बताया गया, प्रोविज़न किया गया था कि अगर कोई इंडियन व्यक्ति, अगर कोई इंडियन पर्सन ईसाई धर्म अपनाता है
तो भी पुरखों की जो एंसेस्टर्स की जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, उस पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। इस लॉ में क्या मतलब, ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था तो जो इंडियन थे हु हैड कन्वर्टेड टू, जो लोग इंडिया के लोग जो क्रिश्चियनिटी में चेंज होंगे, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है, जो लैंड है, वो जो उनके दादा दादियों की है, तो वो क्या करेंगे, अपने लैंड और प्रॉपर्टीज़ को, उनके लैंड और प्रॉपर्टीज़ को नहीं छीना जाएगा। अगर वो क्रिश्चियन भी बन जाते हैं तो उनके लैंड और उनकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं छीना जाएगा। एंड मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन एंड देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ। और कई इंडिया के मतलब कई इंडियंस को ये फील होने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स है हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है, एंड रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है। सेकेंड वॉल देयर सोशल कस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब ये ट्रेडिशनल वे ऑफ जो लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड there were of course other Indians who wanted to change existing social practices। और दूसरी तरफ ऐसे इंडियन थे जो 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 चीज़ें हो रही थी, जो मौजूदा चेंजेस, जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस थे उसमें वो बदलाव चाहते थे, जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था थी उसमें वो क्या चाहते थे, बदलाव चाहते थे। यू विल रीड अबाउट चैप्टर 7 रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट इन चैप्टर 7। मूवमेंट इन चैप्टर 7 में आप इस चीज़ को, रिफॉर्म्स और रिफॉर्म के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे। एंड our next topic is our next topic, that is through the eyes of the people, through the eyes of the people। and जनता की नज़र से, to get a glimpse of what peoples were thinking those days about British rule, study source 1 and source 2। और आप देख सकते हो कि उस ज़माने में लोग ब्रिटिशर, मतलब उस ज़माने में लोग ब्रिटिश रूल के बारे में क्या सोच रहे थे, उनका जायज़ा लेने के लिए आपको सोर्स 1 और सोर्स 2 को पढ़ना है। And this picture was figure 2, सिपाही exchange news and rumors in the बाज़ार of North India। और जो सिपाही थे वो जो नॉर्थ इंडिया के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बाज़ारों में जो सिपाही थे वो खबर और अफवाह फैला, मतलब रूमर्स फैला रहे हैं वो बाज़ार में नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। सिपाही एक्सचेंज न्यूज़, रूमर फैलाया जा रहा है। एंड सोर्स 1 और सोर्स 2 से पढ़कर आपको ये नॉलेज होगी कि जो झलक है वो, और मतलब पीपल क्या सोचते थे ब्रिटिश रूल के बारे में। एंड लेट्स रीड सोर्स 1 एंड सोर्स 2। The list of 84 rules। यहाँ given here are excerpts from the book Majha Parvar, from the book Majha Parvar। given the list of 84 rules। ये जो लिस्ट है इसमें 84 रूल्स दिए गए हैं। इस लिस्ट में कितने रूल्स हैं? इस लिस्ट में 84 रूल्स हैं। एंड given here are the excerpts from the book of Majha Parvar। Majha Parvar, that
सोर्स 1 गिवन हियर दी एग्जर्ट्स मतलब कुछ अंश दिया गया है कौन सी बुक से, कुछ अंश को उठाया गया है मांझा परवास की बुक से। मांझा परवास की बुक से कुछ अंश को उठाया गया है। एंड written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahmin from a village in Maharashtra. A Brahmin from a village in Maharashtra. That यहाँ पे क्या है, यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ एक्सर्ट दिए गए हैं, कुछ अंश दिए गए हैं। एंड मतलब ये कुछ अंश है कौन सी बुक से लिया गया, मांझा परवास से। उन्हें विष्णु भट्ट ने लिखा था। वो एक ब्राह्मण थे विलेज में, और कहाँ से थे आप कह सकते हो, महाराष्ट्र के एक गांव से थे। He and his uncle had set out to attend a यज्ञ। उसके वो और जो उसके अंकल थे विष्णु भट्ट और उनके अंकल मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। एंड विष्णु भट्ट ट्राइज दैट दे मेट सम सिपोइज ऑन द अदर वे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में let's read that full, then after that discussion started. Given here are the excerpts from the book Manjha Prabhat, written by Vishnu Bhatt Godse, a Brahmin from a village in Maharashtra. He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in Mathura, and Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. The Sipahi said in 3 days, and after that the Sipahi said क्या हुआ था कि यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। मांझा प्रवास के कुछ अंश मतलब एक्सर्ट दिया गया है। और विष्णु भट्ट और उसके चाचा, उसके जो अंकल थे, वो मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। एक यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए वो निकले थे। और विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। और रास्ते में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई थी, और सिपाहियों ने उनसे कहा था कि आप लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों ओर कोहराम मचा दिया जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। ठीक है। विष्णु भट्ट राइट दैट दे मेट। विष्णु भट्ट ने लिखा कि वो कुछ सिपाहियों से मिला था, और सिपाहियों ने उसे सलाह दी थी कि आप आगे नहीं बढ़िए, बिकॉज एक मासिव अपहील मतलब कि वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 डेज। और क्या हुआ, उन्हें सलाह दी कि आप लौट जाइए, क्योंकि 3 दिन के भीतर ही चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। मतलब 3 डेज के भीतर ही मासिव अनहीवल कोहराम मच जाएगा, और वॉज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 डेज। मतलब इस 3 डेज में क्या हुआ, वो कोहराम मच जाएगा। इन 3 डेज के अंडर ही यहाँ पर ब्रेक, कोहराम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैसिव था। और द सिपाही सेड, सिपाहियों ने क्या कहा कि द इंग्लिश वर्ड डिटरमाइन
to wipe out the religions of Hindu and the Muslim. They may had a list of 84 rules and announced this in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. All big kings and princes in Kolkata. That अंग्रेजी, अब देखो उसने क्या बोला है, द इंग्लिश वॉज डिटरमाइंड, अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करने पर आपदा है। मतलब अंग्रेज जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश, वो चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम का धर्म अच्छे से खराब हो जाए, आज नष्ट करना चाहती है। देन उन्होंने 84 नियमों की एक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 84 हिंदू और मुस्लिम, देखो डिटरमाइन कर लिया था उन्होंने कि इनके धर्म को नष्ट करने पे आमदा हो गई थी, और दे हैड मेड, उन्होंने 84 रूल्स को की लिस्ट बनाई थी और अनाउंस दिस इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कलकत्ता। उन्होंने 84 रूल्स बनाए थे और अनाउंस वो कहाँ करना चाह रहे थे, मतलब 84 रूल्स बनाए गए थे और कलकत्ता में सारे राज्यों और राजकुमारों की मौजूदगी में ऐसा ऐलान कर दिया है, ऐसा ऐलान कर दिया है। अब मतलब दे मेड, उन्होंने 84 रूल्स की लिस्ट बनाई थी और वो अनाउंस कर रहे थे कहाँ पे, जहाँ सब लोग गैदरिंग करते हैं, बिग बिग राजा आते हैं और प्रिंसेस, जितने भी कलकत्ता के राजा और जो प्रिंसेस थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्हीं के सामने ये रूल्स को वो पढ़ रहे थे। एंड दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट these rules and wanted the English of dry consequences and massive upheaval if these are implement. देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिपाहियों ने, ठीक है, सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को, उन्होंने क्या किया था कि दे सेड दैट किंग रिफ्यूज टू, किंग ने रिफ्यूज़ कर दिया इस रूल को अपनाने से, और वांटेड द इंग्लिश ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड massive upheaval if they are implemented, आप कह सकते हो उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणाम की चेतावनी दी थी, ठीक है, और राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, भारी उथल पुथल मैदान में उथल पुथल, राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं, ठीक है, एंड तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। अब क्या था कि a date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by leaders sent to different cantonments. एंड क्या हुआ कि एक तो क्या हुआ था कि वो उन्होंने 84 रूल्स बनाए थे, वो हिंदू और मुस्लिम के रिलीजियस को एंड करना चाहते थे, उनके धर्म को ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 84 रूल्स बनाए और अनाउंस, उन्होंने ये रूल्स को अनाउंस कहाँ किया, जहाँ गैदरिंग हो रही थी राजाओं और प्रिंसेस राजकुमारों के बीच में, जहाँ कलकत्ता में गैदरिंग की जा रही थी प्रिंसेस और राजकुमारों के बीच में। और दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, और किंग ने रिफ्यूज़ किया उनके 2 रूल्स को मानने में, ठीक है, दीज एक्सेप्ट, एंड वांटेड द किंग ऑफ द
wanted the king of the dire consequences and mass. They said that the king refused. उसने बताया, सिपाही ने बताया कि किंग ने साफ मना कर दिया इन रूल्स को मानने के लिए, और उन्होंने वार्निंग दे दी इंग्लिश को कि इसके बहुत ही डायर मतलब कॉन्सिक्वेंस, बहुत ही घातक कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं। और फिर एंड मैसिव अफील, और काफ़ी नुकसान इससे होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब उथल फुथल मच जाएगी। अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो हर जगह उथल फुथल मच जाएगी। दैट दी किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन डिफरेंट यहाँ पे क्या हुआ था, एक तो चेतावनी दे दी, राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए, रूल्स लागू किए गए तो भारी उथल फुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी, वो लोग मतलब इतने गुस्से में थे कि वो सब क्या हो गए, वो अपनी कैपिटल्स को गुस्से में लौट गए। और ऑल दी बिग पीपल बिगन मेकिंग प्लान, और जितने भी बिग पीपल थे वो योजनाएं बना रहे थे। और अ डेट वॉज फिक्स फॉर द वॉर ऑफ रिबेलियन एंड द सीक्रेट प्लान, और एक डेट फिक्स कर दी गई कि और इस रिलीजन की लड़ाई के लिए डेट तय कर ली गई, और मेरठ छावनी से एक युवा योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। एक फिक्स कर दी गई डेट, ये जो वॉर ऑफ रिलीजन को लड़ने के लिए, और एक सीक्रेट प्लान बनाया गया जो सर्कुलेट किया जा रहा था फ्रॉम कैंटोनमेंट, एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट इन मेरठ में बाय लेटर सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट। ठीक है, इन मेरठ में ये ऐसे ही सेंड हो रहा था, लेटर टू लेटर। आप कह सकते हो धर्म और युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी, और मेरठ कैंटोनमेंट में से एक सीक्रेट प्लान तैयार करके विभिन्न डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में भेज दिया जाएगा, डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में भेज दिया जाएगा। एंड source 2, there was soon excitement in every regiment, जल्दी हर रेजिमेंट में उत्तेजना छा गई, मतलब एक एक्साइटमेंट आ गई हर रेजिमेंट में, एक एक्साइटमेंट आ गई हर रेजिमेंट में। एंड another account we have from those days are the memories of Sabar सीताराम पांडे, और उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरण में मिलती है। अनदर अकाउंट वी हैव, मतलब दोज डेज ऑफ द मेमोरीज में हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पे सूबेदार सीताराम पांडे की कुछ स्मरणों से, मतलब उनको इसी जंगल स्मरण में मिलती है, या आप कह सकते हो मेमोरीज में उनकी यादें मिलती हैं। और सीताराम पांडे was recruited in 1812। सीताराम पांडे रिक्रूट हुए थे, कब हुए थे, 1812 में एज अ सिपाही। उन्हें रिक्रूट किया गया था 1812 में एज अ सिपाही के रूप में, उन्हें रिक्रूटमेंट दी गई थी। एंड इन बंगाल नेटिव आर्मी, उन्हें कहाँ पे रिक्रूटमेंट दी गई थी, उन्हें मतलब बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। किसको, सीताराम पांडे को, कब, 1812 में सिपाही बंगाल नेटिव आर्मी में उन्हें भर्ती किया गया था सीताराम पांडे को 1812 में।
He served the English for 48 years and retired in 1860. 1812 में तो वो रिक्रूट हुए थे, ठीक है, हमारे बंगाल नेटिव आर्मी में। और क्या हुआ था, उन्होंने ही सर्व इंग्लिश, उन लोगों ने इंग्लिश मैंस को 48 ईयर्स तक अपनी सर्विस की थी। 48 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया था, अपनी जॉब की थी। और उसके बाद से 1860 में वो रिटायर हो गए थे। 48 ईयर्स तक उन्होंने अपनी जॉब की थी और उसके बाद 1860 में वो रिटायर्ड हो गए थे। ही हेल्प्ड द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिबेलियन थ्रू हिज ओन सन was a rebel and the killed by the British in front of this houses. In front of He helped the British to suppress the rebellion through its own son was a rebel and was killed by the British in front of his eye. In front of his eye. अब क्या हुआ था कि उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। ये जो बगावत इंडिया में उठ रहे थे उसको दबाने के लिए उन्होंने किसकी, ब्रिटिशर्स की हेल्प की। और क्या हुआ, हालांकि उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, लेकिन हालांकि क्या हुआ, उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। ठीक है, अब ये जो सीताराम पांडे थे वो किसके पक्ष में थे, वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में। ये जो सीताराम और जो ही हेल्प दी, वो ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे सप्रेस मतलब विद्रोह को दबाने के लिए और उनका खुद का सन उस विद्रोह में शामिल था और उनकी आंखों के सामने ही ब्रिटिशर्स ने उनके बेटे को मार डाला था। उनकी आंखों के सामने ही ब्रिटिशर्स ने उनके बेटे को मार डाला था। एंड ऑन रिटायरमेंट ही वॉज परसुएडेड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर। और ऑन रिटायरमेंट क्या हुआ था, बेटे को और अंग्रेजों ने, ठीक है, हाँ, अपने सर्विस के बाद उनके कमांड ऑफिसर नारगेट ने उन्हें अपने शरण में लिखने के लिए प्रेरित किया। On retirement, he was persuaded by his commanding officer. अपने रिटायरमेंट के बाद उनके कमांड ऑफिसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, क्या हुआ था, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने परसुएट किया दैट कमांडिंग ऑफिसर जो उनके थे नॉरगेट ने कहा कि वो कुछ मेमोरीज को राइट डाउन करे। ठीक है, अपने मेमोरीज को लिखने के लिए उसे प्रेरित किया कि तुम मेमोरीज लिखो। एंड ही कम्प्लीटेड द राइटिंग इन 1861। उसने वो जो राइटिंग थी वो 1861 में ख़त्म कर ली लिखना। ठीक है, वो भी कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट का। एंड इन अवधि एंड नॉरगेट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। और जो नॉरगेट था उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अवधि में लिखा गया था और उसको उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। and had it published under the title From Sipahi to Subedar। और उसके बाद से क्या कहा गया कि 1861 में अवधी भाषा में उसने लिखा और जिसको नारगेट ने अंग्रेजी में चेंज कर लिया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। और उन्होंने उसका मतलब कि उसको किस में पब्लिश कराया, कौन सा टाइटल था, उसका टाइटल था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। उनका टाइटल क्या था, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार था उनका टाइटल। और हियर इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम व्हाट सीताराम
Pandey wrote. From what Sitaram Pandey wrote. That